हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आप लोग का ये मैं आज जो है राष्ट्रीय आय के यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा का मैं सामाजिक विज्ञान का ये आंसर की है। इसमें जो है दिया गया है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और जिस तरह से पढ़ाया गया था और बार बार बताया गया था कि ये क्वेश्चन आने वाला है और आएगा भी, और इस पर बहुत विशेष ध्यान आप लोग दिए थे, लेकिन कुछ छात्रों ने इसका विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो इसमें 91 क्वेश्चन है जो दिया गया है, देखिए इसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन भी दिए गए हैं। पहला पूछा गया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसमें आपका दूसरा वाला आंसर सही होगा। तीसरा है कि निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु कौन सी है। तो आपका गतिशील वस्तु, देखिए इसमें से मेज है। मेज क्या है, गतिशील वस्तु नहीं होती है। टीवी भी नहीं होता है और अलमारी भी नहीं होता है, लेकिन उड़ता हुआ पक्षी क्या है, ये गतिशील होता है। ये कौन जो क्या हो जाएगा, आपका गतिशील हो जाएगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 8 त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, क्यों व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। अब जब एक वृत्त बना हुआ है, जब एक वृत्त रहेगा, इसके वृत्त का एक केंद्र रहेगा, केंद्र से ये दूरी आपकी आर त्रिज्या हो जाएगी और ये जो है दूरी आर त्रिज्या हो जाएगी। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक घूमने में यहाँ से आर त्रिज्या, फिर ये, तो अब इस पर बनने वाले जो भी है तो यह कह देगा कि कितना हो जाएगी आपकी 2r हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है कि गुरुत्व, चौथा 94 नंबर का क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। मैं यह बार बार बताया था, कहीं भी ऊर्जा मिलेगा, कहीं किसी भी प्रकार की रहेगा तो उसमें ऊर्जा लगा हुआ है तो उसका मात्रक हमेशा जूल होता है। फिर अब 95 नंबर का क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है। दूरी के किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है। 95 नंबर का है तो इसमें 4 नंबर वाला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन चौथा सही है आपका। फिर कह रहा है कंपन करने वाली वस्तु का कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। आपका 2 नंबर का सही हो जाएगा। फिर 97 नंबर का क्वेश्चन है, तड़ित चालक किससे बनाया जाता है। तड़ित चालक किससे बनाया जाता है। तो तड़ित चालक तांबा से बनाया जाता है। इसमें तीसरा वाला आंसर सही है। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है। दीप्त वस्तु यानी कि दीप्त मतलब जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है, तो इसमें वस्तु जो है तो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, यानी कि ए वाला सही है आपका। फिर इसमें कह रहा है कि 99 नंबर समतल दर्पण पर अभिलंब प्रकाश के किरण के लिए आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर के संबंध में क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आपको, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर बराबर 90 अंश, यानी कोण आई भी बराबर 90 अंश का बनता है, कोण आर भी बराबर 90 अंश का बनता है। फिर इसमें कह रहा है कि 100वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पारदर्शी वस्तु कौन सी है। पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी यानी कि जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार एकदम स्वच्छ रूप से आर पर चला जाए, तो कांच से जो है क्या है आपका स्वच्छ रूप से आर पार वस्तु जाएगी। ये हो गया। फिर इसमें अब देखिए, अब आगे का क्वेश्चन है 101 नंबर का क्वेश्चन है। अब 101 नंबर में क्वेश्चन आपको देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दिया गया है 101 में कि मानव शरीर का मानव शरीर का मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। फारेनहाइट में दिया है। मैं इसको बार बार कह रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा इस साल। ये फारेनहाइट में आपका हो जाएगा 98.6, 98.6 हो जाएगा। ये हो गया है आपका आंसर। ये आपका हो गया आंसर। इसमें देखिए कह रहा है कौन सा है क्वेश्चन। देखिए फिर इसमें आपका हो जाएगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे क्वेश्चन दिया है कि इंद्रधनुष में
इंद्रधनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण क्या होता है? मध्य का वर्ण जो है आपका हरा होता है। इसमें आपका ये वाला सही है, यानी कि 1 नंबर सही है। निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में, यानी कि निकट 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 की वस्तु उसे क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसे तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। आपका दूसरे वाला सही रहेगा। फिर कह रहा है कि 104 में निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? नवीनीकरण स्रोत 104 नंबर में नवीनीकरण स्रोत कह रहा है, तो इसमें सौर ऊर्जा हो जाएगा दूसरा वाला। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युतशील कहते हैं, तीसरा सही हो जाएगा। 105 का 3 नंबर, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच बनता है, तो 106 नंबर में आपका ये तीसरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ये 3 नंबर है, 3 नंबर में हरा हो जाएगा। फिर आपको ये पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम क्या है? आकर्षण यानी कि ठोस में सबसे अधिक होता है, फिर द्रव में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है, तो ठोस द्रव गैस हो जाएगा। 107 का 2 नंबर सही हो जाएगा। फिर कह रहे प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण है। प्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो कह रहे हैं कि दूध का फटना, मोम का पिघलना, धूप बत्ती का जलना और सब्जी का पकना, तो इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा, मोम का पिघलना। फिर 109 नंबर में कह रहा है कि गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो है आपका, गैलेना गैलेना आपका इसमें पहला, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा, लेड का हो जाएगा, लेड हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है 110 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधो बिंदु का तापमान कितना होता है? तो आपका ये दूसरा सही हो जाएगा। यह 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन इसमें आंसर आप 100 लगा सकते हैं, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पदार्थ की सूक्ष्म कण इकाई होता है। पदार्थ की सूक्ष्म कण इकाई होता है, तो इसमें आपका 111 नंबर, 111 नंबर का चौथा सही होगा, परमाणु। फिर आगे दिया है आपको क्वेश्चन कह रहा है 112 नंबर में। अब 112 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। देखिए 112 नंबर में क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे इस साल। अब देखिए इसमें कह रहा है कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस पहला सही है। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है संसाधन के अभिमार्जन की, रिलीज या कटाई एवं छटाई, तो अभिमार्जन कहा जाता है इसे। अभिमार्जन से भेड़ के रेशों की चिकनाई होती है। फिर कह रहा है कि देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन रिएक्शन दिया हुआ है, HCl प्लस NaOH एरो X प्लस H2O प्लस उष्मा छेपी की बात किया गया है। उपर्युक्त रासायनिक द्वारा X के समतुल्य क्या होगा? तो इसमें तीसरा वाला सही हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। फिर 115 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से क्या बनता है? लिफ्टिंग कांच बनता है। इसे क्या बनेगा? फ्लिंट कांच का निर्माण होता है। लेकिन 115 में आपको इसमें क्वेश्चन ये सही नहीं मिल रहा है, यानी कि आंसर इसमें कोई और भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन पर आयोग द्वारा 1 नंबर दिए जाएंगे। फिर कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी है, विटामिन बी है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फिर कह रहा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। फिर पक्षियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? एमिनो यूरिन होता है, यानी एमिनो अम्ल होता है। आपको 119 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें नहीं, गलत है ये, एमिनो नहीं, इस यूरिक अम्ल होता है। इसमें कौन सा होता है? यूरिक अम्ल होता है। इसमें कौन सा होता है? यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। फिर आगे है अपुष्पीय पौधा है, अपुष्पीय पौधा है, फर्न है, इसमें फर्न सही हो जाएगा। मानव में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है? पपीता होता है। फिर आगे है
123 नंबर का राय बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण है। बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण कौन सा है? इसमें 123 नंबर का पूछा जा रहा है, तो बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण मछली हो जाएगा। अब देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन है। अब 124 नंबर भी क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आपको कह रहा है कि पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर बनता है, क्या बनता है? फल बनता है। क्या बनता है? फल बनता है। 124 में दूसरा सही होगा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है केचुआ। फिर कह रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ये जितने क्वेश्चन पढ़ाए इसमें आए हुए हैं, लगभग जो है आपके सभी नोट्स से और कॉपी क्लास में से पूरे बताए गए हैं, टेस्ट में से क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन सा? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर कह रहे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया था? अब अहमद शाह अब्दाली ने ये किया था। एकदम ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, एकदम सेम इसी तरह से क्वेश्चन आएगा और आ भी गया। शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री में से किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया जाता था? तो इसमें पेशवा को किया जाता था। फिर जो है 130 से धम्म महामंत्रों की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में हुई थी, पहला सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। एकदम ये बताया गया था, कॉपी में नोट करवाया गया था, टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन ये सभी दिए गए थे। फिर कह रहा है कि 132 मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को क्या किया था? मार दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? लोथल। इसमें 133 है, 133 का दूसरा सही हो जाएगा। फिर कोलंबस किस देश का निवासी था? तो स्पेन का निवासी था। एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जो छात्र नहीं पढ़ पाए सही ढंग से, उन लोग का मुश्किल रहेगा। फिर अब देखिए आगे क्वेश्चन आगे है 135 नंबर में चलते हैं। देखिए 135 नंबर का क्वेश्चन अब दिया गया है कि इसमें कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राम कृष्ण मिशन की स्थापना, इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने किया था। फिर भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। फिर तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी थे। इसमें पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? तो लोधी वंश था। इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी, तुर्की में लिखी गई थी। 139 का तुर्की हो जाएगा आपका, तीसरा वाला सही हो जाएगा। हर्षवर्धन 5वें साल दान समारोह का आयोजन कहाँ करता था? प्रयागराज में करता था, दूसरा वाला सही है। किन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये जितने क्वेश्चन ऊपर के हैं सभी आपके नोट्स में से है और पढ़ाया हुआ गया था। इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? रबी की फसल आपकी चना हो जाएगा। इसको एकदम लास्ट में पढ़ाए थे, हम बताए थे कि एक प्रश्न आएगा, इसमें से एक प्रश्न आ ही गया। फिर कह रहा है कि 143 में निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें 143 है, तो भूतापीय कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। 143 नंबर का एक क्वेश्चन है। 113 इसमें भूतापीय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? भदोही है। इसमें उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? भदोही है। 144 नंबर में दूसरा सही हो जाएगा। पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे क्या कहा गया था? पैंजिया कहा गया था। 145 का दूसरा हो जाएगा, ये पैंजिया कहा गया था। ये भी पढ़ाया हुआ नोट से है। अब देखिए इसमें आगे का क्वेश्चन 146 नंबर 146 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 146 नंबर है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, नहीं है?
इसमें नहीं शब्द दिया हुआ है, नहीं है तो आपकी ब्राजील की धारा हो जाएगी, पहला सही हो जाएगा। इसमें 146 का पहला सही हो जाएगा। फिर नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, पहला सही हो जाएगा। बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय है। फिर भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है, इसमें पहला सही हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। गंगा और यमुना का संगम स्थल कौन सा है, प्रयागराज है। फिर कह रहा है इसमें कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है, तो यह 151 में कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है, किस वर्ष में हुआ था, 2005 में हुआ था। फिर निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, आपकी संसद का भाग कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति दिया है तो इसमें उपराष्ट्रपति नहीं होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 होती है। फिर राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं किया जाता है, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें चौथा वाला सही है। फिर कह रहा है कि 155 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, इसमें चौथा हो जाएगा न्यायपालिका को, चाहे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, ये इसमें से कोई भी रहेगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, इसमें चौथा वाला सही है। फिर कह रहा है लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ क्या है, लोकतंत्र का 3 आधार होता है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, लेकिन इसमें चौथा मीडिया है, ये चौथा क्या है, ये आधार का स्तंभ होता है लोकतंत्र का, चौथा वाला सही है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन दिया है, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग को अगर सही ढंग से अगर पढ़ाई किए रहे होंगे तो आप लोग का एकदम बढ़िया से क्वेश्चन आ गया होगा। लेकिन अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए 157 क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इसमें आपका प्रथम मुख्यमंत्री में गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको 1 नंबर आयोग द्वारा मिल सकता है। इसमें 1 नंबर पर दूसरा जो है मुख्यमंत्री था, लेकिन यह जो है दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री का ये दे दिया गया है, तो इसमें आयोग द्वारा 1 नंबर मिल सकता है। फिर कह रहा है कि 158 जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, दूसरा वाला सही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं, 80 सीटें हैं, सी वाला यानी कि तीसरा वाला सही हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो पहली जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 तारीख को 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरा हुआ था, उसमें जो है अस्थायी रूप से संविधान का अध्यक्ष बनाया गया था, जो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्वेश्चन में इसमें कुछ क्वेश्चन एक आध दो ऐसे हैं जो आयोग द्वारा आपको निर्धारित किए जाएंगे, नंबर आयोग द्वारा ये दिए जाएंगे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ सृष्टि क्लासेज यानी कि सृष्टि क्लासेज जरगू गाजीपुर में आपका एक नया बैच 15 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। कब, 15 नवंबर को शाम 3:30 से 5:30 पर डे 2 घंटे की क्लास रहेगी, और जल्दी से आकर के अपना एडमिशन करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।